नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज इंडिया। आपके साथ मैं हूं अभिषेक। इस वक्त की बड़ी खबर हम आपको बता दें कि लालू यादव को एक बार फिर से यानी चौथे मामले में दोषी करार दिया गया है। चारा घोटाला मामला है जहां पर लालू यादव को दोषी करार दिया गया है। इस वक्त की बड़ी खबर, चारा घोटाला के 6 में से चौथे केस में लालू यादव को दोषी करार दिया गया है। सीबीआई की विशेष अदालत ने यह फैसला सुनाया है। तो इस वक्त की बड़ी खबर, चारा घोटाला मामले में दुमका ट्रेजरी से अवैध निकासी के मामले में लालू यादव को दोषी करार दिया गया है। यह चौथा मामला है जिसमें लालू यादव को दोषी करार दिया गया है। तो इस वक्त की बड़ी खबर, लालू यादव की मुश्किलें लगातार बढ़ती हुई दिखाई दे रही हैं, क्योंकि एक बार फिर से जो ये चौथा मामला है और इस मामले में भी लालू यादव को दोषी करार दिया गया है। तो इस वक्त की बड़ी खबर हम आपको बता दें कि तकरीबन 4.25 करोड़ रुपए की अवैध निकासी का यह मामला है जिसमें लालू यादव को दोषी करार दिया गया है। सीबीआई की विशेष अदालत ने सजा का ऐलान हो सकता है 21 से 23 मार्च के बीच करे, क्योंकि आज सजा पर सुनवाई नहीं होगी। आज लालू यादव को दोषी करार दिया गया है और हम आपको बता दें कि पिछले दिनों तबीयत खराब होने की वजह से लालू यादव को हॉस्पिटल में भर्ती कराया गया था, जहां उनका इलाज चल रहा था। और आज एक बार फिर से उन्हें चौथे मामले में अगर कहें तो दोषी करार दिया गया है। चारा घोटाला मामले में तो अवैध निकासी के इस मामले में लालू यादव को दोषी करार दे दिया गया है। इस वक्त हमारे साथ हमारे रेजिडेंट एडिटर कौशलेंद्र प्रियदर्शी जुड़ गए हैं। कौशलेंद्र जी, लालू यादव के लिए एक और बड़ा झटका। अभिषेक, बिल्कुल आपने ठीक कहा कि ये लालू यादव के लिए झटका पर झटका है और वो इससे ऊपर नहीं पा रहे हैं। और ये दुमका से जो अवैध निकासी है, 3 करोड़ संभवतः 13 लाख की निकासी है, उसमें एक बार फिर से लालू प्रसाद यादव को दोषी करार दिया गया है और पूर्व सीएम जगन्नाथ मिश्रा को निर्दोष करार दिया गया है। तो देखने वाली बात, जो परिस्थिति बन रही है, लगातार चौथी दफा चौथे मामले में इस तरह से सामने लालू प्रसाद यादव को शिवपाल सिंह द्वारा या सीबीआई के विशेष न्यायालय के द्वारा सजा दोषी करार दिया गया है। अब देखने वाली बात होगी कि पिछली दफा जब ये हुआ था कि दोषी करार देने के बाद एक वहां की स्थिति थी कि आखिर उन्हें कितने साल की सजा सुनाई जाएगी। तो ये अब देखने वाली बात होगी कि इस पर शिवपाल सिंह, जो पिछली दफा भी सजा सुनाने में थोड़ा एक उन्होंने दिया था, अब वो इस मामले में कितने साल की सजा सुनाते हैं, जबकि कुल 31 जो दोषी थे जिनसे आरोप था उसमें से कई को मुक्त किया गया है। लेकिन अब लालू प्रसाद यादव के लिए जो सजा का जाल है वो लगातार उन्हें अपने घेरे में लेते जा रहा है और इसका परिणाम यह होगा कि कुल राजनीतिक तौर पे संसदीय राजनीति से तो अलग होना ही पड़ा है और अब देखिए लगातार सक्रिय राजनीति से भी अलग हटके वो जेल में जीवन गुजार रहे हैं। जी बिल्कुल। तो जिस तरीके से 6 में से ये चौथा मामला है जहां पर लालू यादव को दोषी करार दिया गया है, क्या इस चीज को लेकर के जानकारी मिल रही है कि सजा का ऐलान जो है वो कब किया जा सकता है? आपकी ये बिल्कुल जवाबी हो पहले क्या जो अनुमान लगाया जा रहा था, अब देख उससे बिल्कुल उलट सारी चीजें हुई थी और ये एक थोड़ा सा लंबा समय खींच गया था। तो ये देखने वाली बात होगी। आपको याद होगा कि जनवरी में सजा सुनाई गई थी और जबकि 23 दिसंबर को ही सारा मामला दोषी करार दे दिया गया था। तो थोड़ा समय लेते हैं, शिवपाल सिंह अपने हिसाब से सारी चीजों को करते हैं। तो ये, लेकिन बड़ा जो सवाल जो सबके जेहन में तैर रहा होगा, विरोधियों के भी और उनके समर्थकों के भी, कि इस बार जो सजा का जो दोषी करार देने के बाद सजा का जो समय है वो कितने साल का होगा? क्या 3 साढ़े 3 साल का होगा जैसे पिछली दफा 3.5 साल का हुआ था? क्या अब इस मामले में क्या लालू प्रसाद यादव को 5 साल की सजा होगी? तो 3 करोड़ बिल्कुल। लेकिन एक और कौशलेंद्र जी की जैसे ही अभी लालू यादव को दोषी करार दिया गया है, खबर यह है कि रघुवंश प्रसाद ने एक बार फिर से इस फैसले पर सवाल उठा दिए हैं।
देखिए पिछली दफा भी इनके जो समर्थक थे उसमें लोगों को 23 जनवरी को हाजिरी लगाने की बात कह दी गई थी। उसमें शक्ति यादव से लेकर के रघुवंश प्रसाद, मनोज झा, ये तमाम जो प्रवक्ता इनके थे, और जिस तरीके से कोर्ट के फैसले के खिलाफ जाते हुए इन्होंने अपना फैसला सुनाना शुरू कर दिया कि इस मामले में इन्हें दोषी करार दिया जाता है, इन्हें छोड़ा जाता है। तो ये जो डिफरेंसेस पैदा करने की कोशिश खास करके कोर्ट के फैसले पे ये एक होता है, ये बिल्कुल चला है और ये तो राष्ट्रीय जनता दल के लोगों ने चलाया है। तो ये सिंह क्या फैसला लेते हैं ये जरूर तक ये बात पहुंचेगी। और पिछले हाजिरी लगाने की उसमें आपको याद होगा, हाजिरी लगाने की बात कहती थी कि आप यहाँ के हाजिरी लगाइए, आपने ऐसा बोला क्यों? तो ये संभवतः एक जो प्रवृत्ति उभर रही है न्यायालय के फैसले पे चोट करने की, जो लगा 3 स्तंभ हैं और तीनों समन्वय से जुट रहे हैं और खास करके उसमें स्वयं की भूमिका लोकतंत्र में जिसका परिणाम भी लोकतंत्र जिले पक्ष को देखने के काम में आता है। तो ये बिल्कुल एक अजीब सी बात है। हम अगर कोर्ट का कोई फैसला आता है और उससे अपने हिसाब से चीजों को चलाने, अपने हिसाब से बयान देने लगते हैं, तो अब देखने वाली बात होगी कि फैसले के बाद क्या एक्शन में शिवपाल सिंह आते हैं। जी लेकिन एक और चीज कौशलेंद्र जी, इन सारी चीजों से परे हट करके अगर देखा जाए राजनीतिक मायने जो हैं, क्योंकि अब 2019 में ज्यादा वक्त नहीं है, तमाम पार्टियां जो हैं वो 2019 की तैयारियों में जुट गई हैं। और अगर मुख्य विपक्षी पार्टियों में अगर हम देखें और मुख्य विपक्षी पार्टियों के चेहरे देखें तो उसमें लालू यादव एक बहुत बड़ा चेहरा है, बहुत बड़ी भूमिका वो निभा सकते हैं। लेकिन जिस तरीके से जो अभी कोर्ट के मामलों में वो उलझते जा रहे हैं, क्या लगता है कि मुश्किलें हो सकती हैं विपक्ष के लिए अगर लालू यादव जेल में रहे तो? देखिए आप इनको थोड़ा दूसरे नजरिए से, अभी जो सिनेरियो बिहार में जो गुजरा और आपने जो घटित हुआ कि किस तरीके से अररिया में चुनाव के बाद बिल्कुल ठीक कहना है कि एक प्रमुख चेहरा जो है विपक्ष से गायब है, जो अहम निभाता हम हिंदी देश में अलग करता है। लालू का वो चेहरा गायब है। सवाल आ रहा है कि क्या लालू के लगातार जेल में रहने से राष्ट्रीय जनता दल की राजनीति पे असर पड़ेगा या तेजस्वी यादव उस तरह से जो इस सवाल का उत्तर मेरे सबसे जो नजर आता है उसमें ये है कि लालू प्रसाद यादव के जेल जाने की स्थितियों में फंसी राजनीति इस परिस्थितियों को और बढ़ाना चाहती है, वो फायदा उठाना चाहती है, वो संदेश देना चाहती है, वो बीच में सूचना पैदा करना चाहती है कि किस तरीके से हमारे के मुखिया को जो लगातार समाज में जो सबसे अंतिम पायदान पर व्यक्ति अति पिछड़े लोगों से भलाई की बात, भलाई की राजनीति करता है, उसे किस तरीके से एक सत्ता ने अपने अहंकार में उसे चोट पहुंचाते हुए देश के अंदर जानबूझ करके देशों के अंदर किया गया है ताकि भविष्य में अति पिछड़ों और पिछड़ा नहीं उठा सके। तो ये तो राजनीति का खेल है कि राजनीति के शतरंज पर हम जिन परिस्थितियों में होते हैं उन परिस्थितियों का लाभ उठाते हुए समाज में जो वर्ग है उसको एक वोट बैंक के रूप में तब्दील करें। और ये इसमें कहीं ना कहीं कामयाब होते, जो राष्ट्रीय जनता दल के लोग हैं वो कहीं ना कहीं कामयाब होते दिख रहे हैं। अब देखने वाली बात होगी कि जिस विकास की बात हम करते हैं कि विकास के नाम पे 70 साल आजादी के हो गए, क्या हम विकास के नाम पे आज तक चुनाव लड़ते हैं? फिर जिस बात करते हैं राजनीतिक बिल्कुल। कौशलेंद्र जी जरा सा आपको रोकना चाहेंगे, आस्तिक शर्मा जिस वक्त हमारे साथ आरजेडी से जुड़ गए हैं। आस्तिक जी बहुत बहुत स्वागत है आपका न्यूज इंडिया पर। लेकिन आस्तिक जी एक और बुरी खबर आरजेडी के लिए और लालू यादव के लिए, एक और मामले में दोषी करार दिए गए। देखिए हम लोग न्यायिक प्रक्रिया पर कुछ नहीं कहना है, न्यायालय का आदेश सर्वोदय है, न्यायालय का फैसला आया है, हम लोग ऊपरी अदालत में अपनी बात रखेंगे।
हम लोग को न्यायालय में भरोसा है, अंत तक न्याय मिलेगी, यह भरोसा है। हमारे नेता निर्दोष साबित होंगे और जो साजिश करता है तो वे शिकंजे के अंदर आएंगे, यह भरोसा है। तो कौन है साजिश करता है कौन? एक तरफ तो जब ये हो गई है, शुरुआत तो हो गई है। माननीय न्यायालय ने कुछ लोगों को सम्मन जारी किया है, कुछ लोगों को आरोपित करना शुरू किया है। जो लोग मुद्दई थे वे मुदाले बन गए और जो मुदाले थे वो मुद्दई बन गए, यही तो खेल हुआ है। अब न्यायालय पर भरोसा है, न्यायालय पर आस्था है कि जो मुदाले थे उन्हें पुनः मुदाले बनाकर सजा दे न्यायालय, और जो इस मामले को साजिशकर्ता को उजागर किए हैं उन्हें जो आज प्रताड़ना और जिस तरह से कष्ट दिया जा रहा है उससे मुक्ति मिलेगी। नहीं, लेकिन आस्तिक जी, जैसे ही सजा का ऐलान होता है, आप तो ये कह रहे हैं कि न्यायिक प्रक्रिया पे आपको भरोसा है, लेकिन जब रघुवंश बाबू इस पर सवाल खड़े करते हैं तो फिर दुख होता है कि न्याय व्यवस्था पे क्यों सवाल खड़े किए जा रहे हैं? नहीं, रघुवंश बाबू का क्या बयान है, क्या बोले हैं तो हम नहीं बोलेंगे, लेकिन इतना आपने जो सवाल उठाया कि न्यायालय पर हमें आस्था है, निचली अदालत ने हमें दोषी करार दिया है, इसके ऊपर संविधान में व्यवस्था है कि हम अपनी बात माननीय उच्च न्यायालय में, माननीय सर्वोच्च न्यायालय में रखेंगे और हमें उम्मीद है कि न्यायालय के अंतिम पायदान तक हमें न्याय जरूर मिलेगा। अच्छा, एक चीज आस्तिक जी, आपने तो ये आस्था जता दी। रघुवंश बाबू का ये कहना है कि मैं पहले भी कह चुका हूं, हालांकि पहले भी उन्होंने ये सवाल खड़े किए थे और आज जब फैसला आया है तो आज भी उन्होंने एक बार फिर से कहा है कि एक केस में एक आरोपी को जेल और दूसरे को बरी कर दिया जाता है। यह नरेंद्र मोदी और नीतीश कुमार की जोड़ी का खेल है। तो क्या ये नरेंद्र मोदी बैठकर फैसला सुना रहे हैं? क्या ये नीतीश कुमार बैठकर फैसला सुना रहे हैं? देखिए, न्यायालय को गुमराह किया गया है। इस पूरे मामले में हम इतना कहेंगे कि सीबीआई द्वारा भी न्यायालय को गुमराह किया गया और न्यायालय ने अपने ऑब्जर्वेशन में इन बातों को लाया है। सीबीआई जिसे चाहा उसे आरोपी बना दिया, जिसे चाहा उसे छोड़ दिया, जिसे चाहा उसे गवाह बना दिया। तो कहीं न कहीं बात जब न्यायालय को शंका हो रही है कि ऐसी घटनाएं घटी है, जो लोग आज बरी थे उन्हें पुनः सम्मन किया जा रहा है, तो कुछ तो बात है कि न्यायालय को भी गुमराह किया जा सकता है। लेकिन न्याय के घर में देर है, अंधेर नहीं। हमें भरोसा है कि हमें पूरे न्याय मिलेगा और हमारे नेता निर्दोष साबित होकर जेल से बाहर आएंगे। तो ये तो वक्त बताएगा। आस्तिक जी, मैं आपके पास फिर से आता हूं। अभी रांची में क्या कुछ चल रहा है? मोइजुद्दीन हमारे संवाददाता रांची से हमारे साथ हैं। मोइजुद्दीन, क्या कुछ इस वक्त जानकारी, अपडेट आपके पास है? देखिए अभिषेक, सबसे पहले तो ये जानकारी दे दूं कि लालू प्रसाद यादव को सीधे रिम्स अस्पताल से यहाँ पे सुनवाई के लिए कोर्ट लाया गया, जहाँ पे न्यायाधीश शिवपाल सिंह यादव की कोर्ट में इनको जो इनका जो आरोप था दुमका कोषागार RC 38A/98 से जो अवैध निकासी का मामला था, इसमें करीब 31 आरोपियों में से 12 आरोपियों को निर्दोष किया गया है, निर्दोष करार दिया गया है, जबकि 19 लोगों को दोषी साबित कर दिया गया है, जिसमें लालू प्रसाद के अलावा कई लोग भी इसमें शामिल है। तो कहा जा सकता है लालू प्रसाद को दोषी करार दे देना एक कहीं ना कहीं आरजेडी के लिए एक बड़ा झटका होगा, और समर्थक इस तरह से उमड़े थे, इनमें भी कहीं ना कहीं निराशा देखने को मिल रही है कि लालू प्रसाद दोषी करार कर दिए गए हैं। तो अभी जैसा कि यहाँ पे अधिवक्ताओं का कहना है कि अभी 21, 22 और 23 तारीख को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए इनको फैसला सुनाया जाएगा और ये पालियों में होगा। 6 लोगों की जो टीम होगी, इनकी सुनवाई होगी। तो इस तरह से जो कहा जा सकता है कि जो सुनवाई का जो सिलसिला है ये अभी भी जारी रह सकता है। अभिषेक, मोइजुद्दीन, लालू यादव की तबीयत खराब थी, रिम्स में उनका इलाज चल रहा है, तबीयत को लेकर के क्या कुछ जानकारी है? बिल्कुल, देखिए तबीयत की बात करें तो जैसा कि 2014 में भी लालू प्रसाद यादव को इस तरह की कुछ समस्याएं आई हुई थी जिनका इलाज उन्होंने कराया था। उसके बाद जैसा कि तेजस्वी यादव ने भी कहा कि इसके बाद वो ठीक हो गए थे, लेकिन फिर से अचानक से इनको दर्द होने लगा और रिम्स अस्पताल में इन्हें भर्ती कराया गया। और इनको कुछ जो समस्याएं थी कि पाइल्स और हार्ट की कुछ शिकायतें थी, जिसको लेकर के यहाँ पे भर्ती कराया गया था। हालांकि तेजस्वी भी वहां पर यही कहे कि अभी रिम्स अस्पताल में जो इलाज चल रहा है वो बेहतर है, लेकिन फिर भी हमारे जो पारिवारिक डॉक्टर है उनसे भी दिखाने की आवश्यकता है, क्योंकि जो पारिवारिक डॉक्टर है ये लालू हेलो जी मोइजुद्दीन जी, तो इस तरह से कहा जा सकता है कि बीमार होने के बावजूद भी लालू प्रसाद, क्योंकि यहाँ पे
कोर्ट की जो आदेश थी कि आज सभी की पेशी होनी है, गवाही होनी है और 12 बजे तक इन लोगों को हाजिर होने का कोर्ट ने आदेश दिया था, इस वजह से कोई सुनवाई नहीं हुई। सीधे तौर पर लालू प्रसाद को आना ही पड़ा और यहाँ पे जो सुनवाई का जो सिलसिला था वो जारी है अभी भी, और लालू प्रसाद को एक बार यहाँ पे दोषी करार दे दिया गया। अभिषेक, एक और चीज मोइजुद्दीन की, कोर्ट परिसर के बाहर की क्या कुछ स्थिति इस वक्त है? क्योंकि खबर ये थी कि वहां पे लालू यादव के समर्थक जो हैं हजारों की संख्या में पहुंच चुके हैं। इसके अलावा रघुवंश बाबू ने भी जो प्रतिक्रिया है वो अपनी दे दी है। अभिषेक, जिस तरह से लालू प्रसाद यादव के यहाँ कोर्ट परिसर में आते ही सैकड़ों की संख्या में यहाँ जो आरजेडी के समर्थक है, जो भी बड़े नेता हो, जैसे रघुवंश प्रसाद हो गए या फिर जगन्नाथ मिश्र हो गए, जो भी है सभी लोग अपने अपने यहाँ पे आए और जितने भी बड़े नेता के साथ साथ समर्थकों की भी भीड़ देखी गई। और यहाँ तक कि रघुवंश प्रसाद वरिष्ठ नेता जो है, इन्होंने भी कहा कि किसी ना किसी तरह से हमें फर्क नहीं पड़ता, ये है कि लालू प्रसाद यादव को अगर साबित कर दिया गया है तो कहीं ना कहीं लालू प्रसाद है और इससे कोई दिक्कत नहीं है। कौशलेंद्र जी, जिस तरीके से अब लालू यादव पे शिकंजा एक तरीके से कहें तो पूरी तरीके से कस चुका है और ये मकड़ जाल जो बन गया है, क्या लगता है कि इससे लालू यादव के लिए निकल पाना निकट भविष्य में बहुत आसान होने जा रहा है? कौशलेंद्र जी। हाँ अभिषेक, सवाल दोहराएं। ये पूछ रहा था कि जो मकर जाल अभी बन गया है लालू यादव के लिए, ऐसा लग रहा है निकट भविष्य में कि लालू यादव इस मकर जाल से इजीली निकल पाएंगे? देखिए, अभी तक जो परिस्थिति बन रही है, आप भी अभिषेक लगातार इससे आप खबर कर रहे हैं, एंकरिंग कर रहे हैं, तो लगातार देखिए जिस तरीके से लालू प्रसाद, और वो भी आप न्यायिक प्रक्रिया को जरा सा देखिए कि 22 साल बाद फैसला आना शुरू हुआ है और वो भी लगातार फैसला सुनाया जा रहा है। ये बार बार ये सुप्रीम कोर्ट गए थे, सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि नहीं वहीं सारा फैसला होगा, और वो उसने कहा कि जितना जल्द हो सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले की सुनवाई की जाए और उस पर फैसला सुनाया जाए। तो फैसला दर फैसला तो आते जा रहा है। कुछ लोगों की उलझने सुलझती जा रही हैं, कुछ लोगों की उलझने और उलझती जा रही है, उसमें लालू प्रसाद यादव भी हैं। जिस तरीके की राजनीति उन्होंने 90 से खास करके जब से बिहार में मुख्यमंत्री बने, सामाजिक न्याय के पुरोधा के तौर पे अपने आप को सोसाइटी में स्थापित किया, राजनीति में स्थापित किया, राष्ट्रीय स्तर पर अपनी एक छवि बनाई, और उसके बाद तुरंत 97 में उन्हें इस्तीफा देना पड़ता है चारा घोटाले के मामले को लेकर। और उस समय उन्हें संभवतः यह एहसास नहीं हुआ होगा कि जब लालू प्रसाद यादव हाथी पर चढ़कर बेऊर जेल पहुंचे थे और उन्हें ऐसा नहीं था कि इतना बड़ा जंजाल मेरे लिए साबित होगा, जब उम्र के अंतिम पायदान पर राजनीति को ज्यादा से ज्यादा निखारने की कोशिश और अपने उत्तराधिकारी के तौर पर तेजस्वी के वो स्थापित कर उसके तेज से अपने वोटरों को एक बार फिर से मोहित करने की कोशिश करेंगे, तब उन्हें जेल में अपना दिन काटना होगा। और ये लगातार देखिए कि आप फैसला आते जा रहा है और उनका फासला समाज से, राजनीति से, उनके अपने लोगों से बढ़ता जा रहा है। तो ये मिल आकर के जो परिदृश्य उभर रहा है उसमें यही है कि आने वाले वक्त में लालू प्रसाद यादव के लिए जो राजनीतिक जीवन है, सामाजिक जीवन है, उससे कहीं न कहीं वो कटाव महसूस कर रहे हैं। हालांकि लालू प्रसाद यादव एक ऐसे राजनीतिज्ञ हैं, उनमें इतना आत्मबल है कि वो जेल से ही राजनीति की बिसात पर अपने शतरंज की गोटी चलने में कहीं से कोई कोताही नहीं बरतते। और उसी का परिणाम है कि देखिए कहीं न कहीं अशफाक करीम का राज्यसभा जाना, मनोज झा जो लगातार उन्हें प्रोटेक्ट कर रहे थे, उनके बेटे को भी प्रोटेक्ट कर रहे थे सामाजिक न्याय के नाम पर, उनको राज्यसभा भेजना, और उसके बाद अररिया की सीट को जीतना, और जो उनके बेटे थे तस्लीमुद्दीन के बेटे सरफराज जो कभी जदयू में थे पिछले दफा, उन्हें टिकट देना, अपने दल में लेना और टिकट देना और फिर 61,000 वोटों से उन्हें जितवा करके लोकसभा देना। तो ये एक जो फिलहाल जो जिस हिसाब से चलती है उसमें कहीं ना कहीं उनकी राय मशविरा जेल से वो अपने लोगों को देते हैं, वहां से संदेश देते हैं। और बिल्कुल एक तरीके से ऐसी परिस्थिति जो बनी है तो इसमें लग रहा है कि अब लालू को जेल से ही अपनी सियासत जो है वो आगे बढ़ानी पड़ रही है। आस्तिक शर्मा जी, जिस तरीके से उपचुनाव हुए और उपचुनाव में आपकी पार्टी ने प्रदर्शन बहुत शानदार किया, इसमें कोई दो राय नहीं है। लालू यादव जिस तरीके से जेल में हैं और उसके अलावा तेजस्वी यादव जो हैं मोर्चा संभाले हुए हैं, क्या आप लोगों को अब तेजस्वी यादव में लालू की वो छवि दिखने लगी है? क्योंकि वर्तमान परिदृश्य को अगर हम देख लें तो लालू यादव इस मकर जाल में पूरी तरीके से उलझ तो चुके हैं।
अभिषेक जी, फानुस बनकर जिसकी हिफाजत हवा करे वह समा क्या बुझे जिसे रोशन खुदा करे। लालू प्रसाद यादव एक व्यक्ति का नाम नहीं है, एक विचारधारा का नाम है। बिहार का, भारत का हर गरीब, पिछड़ा, दलित, शोषित, अकलियत का लोग लालू प्रसाद यादव है। लालू प्रसाद यादव पर जितना ही दमन करेंगे उतना ही लालू प्रसाद यादव की जो ताकतें हैं वो एकजुट होंगी और बिहार और भारत में न्याय का रास्ता प्रशस्त होगा। हम लोग को चिंता इस बात से है कि जिस तरह पिछड़ों और दलित अकलियत की बात करने वाले महान नेताओं को पूर्व में भी प्रताड़ित किया गया, उन्हें सूली पर चढ़ाया गया, जहर पिलाया गया, जिस तरह से यात्राएं दी गई, नेल्सन मंडेला को दिया गया, आज उसी तरह का हालत हमारे पिछड़ों दलित की बात करने वाले लालू प्रसाद के साथ किया जा रहा है। बयाने के घर में देर है, अंधेर नहीं है, ऊपर वाले का भी न्याय होता है। जितना भी इनको साजिश करना है करने, लेकिन जनता हमारे लालू प्रसाद यादव के साथ रहे, चाहे वो जेल में रहे चाहे बाहर रहे। उनका हर एक गरीब कार्यकर्ता तेजस्वी यादव है और राष्ट्रीय जनता दल का नेता कार्यकर्ता है। हम लोग थोड़ा सा भी फिक्र में नहीं है। हमें कष्ट इस बात से है कि पिछड़े दलित अकलियत की बात करने वाला जब जब कोई समाज में खड़ा होगा तो उसे वही हर्ष होगा जिस तरह से आज लालू प्रसाद यादव को झेलना पड़ रहा है। नहीं तो जिस तरीके के हालात बने हैं आस्तिक जी, क्या लगता है कि इस हालात में 2019 में लालू यादव नरेंद्र मोदी को चुनौती दे पाएंगे? 2019 में लालू यादव के ही जो मसाल जलाई हुई है पिछले 27 अक्टूबर को गांधी मैदान में, वह मसाल देख लीजिए आज उत्तर प्रदेश में क्या कहां तक पहुंच गई। और 2019 में भारत तोड़ने वालों का शासन नहीं रहेगा, भारत को जोड़ने वालों का शासन रहेगा। सांप्रदायिक ताकतें नहीं रहेंगी, फासिस्ट ताकतें नहीं रहेंगी। यहाँ समाजवादियों का झंडा बुलंद होगा। लाल किले के झंडे से वैसे व्यक्ति नहीं फहरा पाएंगे जो देश को तोड़ने और संविधान को तोड़ने की बात करते हैं। राजेश राठौर जी भी हमारे साथ जुड़ गए हैं कांग्रेस से। राजेश जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका न्यूज इंडिया पर। और साथ ही प्रेम रंजन पटेल जी भी इस वक्त हमारे साथ जुड़ गए हैं। प्रेम जी, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। नमस्कार। पहली प्रतिक्रिया सर, राजेश राठौर जी आपसे लेना चाहेंगे। लालू यादव जो कि आपकी सहयोगी पार्टी के शीर्ष नेता हैं, एक बार फिर से दोषी करार दिए गए हैं एक और मामले में, क्या कहेंगे इस पर? देखिए, मैंने पहले ही बोला है, आज भी बोल रहा हूँ कि ये कानूनी प्रक्रिया है। कानूनी प्रक्रिया की जवाब हम कानूनी प्रक्रिया के तहत देंगे। और निश्चित तौर पे ये बार बार हो रहा है कि अभी निचली अदालत का फैसला आ रहा है और निचली अदालत का फैसला अंतिम फैसला नहीं होता है। इसके बाद उच्च न्यायालय और सर्वोच्च न्यायालय हम जाएंगे। लेकिन राजनीति पर इसका कोई बुरा प्रभाव नहीं पड़ रहा है, बेहतर प्रभाव पड़ रहा है। लालू जी की न्यायिक प्रक्रिया और लालू जी का राजनीतिक प्रतिक्रिया दोनों अलग अलग चल रहा है। और दोनों के मायने जब आगे जाके देखेंगे तो एक है कि लालू प्रसाद यादव जी को जितना उनको परेशान करने की बात आती है, महागठबंधन और लालू प्रसाद यादव जी की पार्टी स्वयं बहुत ज्यादा मजबूत हो रही है। और आज देखेंगे कि जो सत्तारूढ़ दल हैं, एक पर एक दल उनको छोड़ के जा रहे हैं। आप पूरे देश सीडीपी की बात कर लीजिए, शिवसेना की बात कर लीजिए कि सरकार में रह के अब विश्वास मत पे सरकार के खिलाफ वोट करने की बात कही है। आज उनके संसदीय बोर्ड के अध्यक्ष फंसा हुआ है। तो इस प्रकार रामविलास पासवान जी बिहार में सबका साथ सबका विकास बात पे कहा उन्होंने कि सबका साथ सबका विकास नारा था, लेकिन इस पे काम नहीं हुआ। उपेंद्र कुशवाहा जी के रास्ता लेकिन उन्होंने ये भी तो कहा कि हम एनडीए से अलग हो जाएं। अगर ये कोई सोच रहे हैं तो ये उनकी गलतफहमी है। अरे अब क्या बोलेंगे? ये उन्होंने एक लाइन में स्पष्ट शब्द में कहा कि हमने सबका विकास सबका साथ की बात किया था, लेकिन मैंने आज भी कह रहा हूँ किया नहीं हूँ। सबका साथ सबका विकास हुआ नहीं है। तो आप मंत्रिमंडल के सदस्य समय पर निर्णय लेंगे और उचित निर्णय लेंगे। और एक पर एक दल उनको छोड़ के महागठबंधन को जा रहा है। तो अच्छा राजेश जी, जब रामविलास, चलिए ये चर्चा का विषय तो नहीं है, लेकिन जब आपने रामविलास पासवान की बात कही है तो एक छोटा सा जवाब मैं इस सवाल का चाहूंगा। लालू यादव ने ही कहा था कि रामविलास पासवान से बेहतर मौसम वैज्ञानिक कोई और हो नहीं सकता इस भारतीय राजनीति में। तो क्या अगर रामविलास पासवान एनडीए से छिटकते हैं तो क्या कांग्रेस और लालू यादव उनका स्वागत करेंगे? अरे क्यों नहीं, सभी आने वाले का स्वागत है। और मौसम वैज्ञानिक है, मौसम को समझ गए हैं, इसलिए ऐसे पता ले रहे हैं। लालू यादव जी हमेशा सही बात बोलते हैं। हर आने वाले ये तो वक्त बताएगा। प्रेम रंजन पटेल जी,
लालू यादव एक और मामले में दोषी करार दिए गए हैं और जब आरजेडी के दिग्गज नेताओं में से प्रतिक्रिया ली गई तो रघुवंश बाबू ने सबसे पहली बात यही कही कि ये नरेंद्र मोदी और नीतीश कुमार की जोड़ी की साजिश है। ये उनका घिसा पीटा जो है जो विरोधी पार्टियों का है, आरजेडी और कांग्रेस का है, वो घिसा पीटा पहले से जो चला रहा है वही जवाब देते हैं। अब लालू यादव जी कोई जो ऐसे आजादी की लड़ाई में तो गए नहीं है, कोई संघर्ष की लड़ाई में तो जेल जा नहीं रहे, उनको सजा हो नहीं रहा है। कोई जो ऐसे आम लोगों के लिए उन्होंने लड़ाई लड़ा है, उसके लिए उन्होंने जो ऐसे तो जेल नहीं जा रहे हैं, वो तो सीधे तौर पर घोटाला किया है, गड़बड़ी किया है, जनता के पैसा को लूटने का उन्होंने काम किया है, उसके लिए वह जेल जा रहे हैं। तो ये तो होना ही था। कोई भी गड़बड़ी करेगा, कितने भी पद पर, बड़े पद पर हो, लेकिन कानून का हाथ बहुत लंबा होता है, कानून किसी को छोड़ता नहीं है। जब भी कानून के पास जो ऐसे मौका मिलेगा तो कानून जो ऐसे आपको जो ऐसे वो उन सब चीजों को आप निश्चित रूप से सजा देगा, निकालेगा। तो यही लालू जी ने गलती किया है। जब मुख्यमंत्री रहते हुए उन्होंने गलती किया है, बिहार के गरीबों के आह को लूटने का काम किया है, विकास के पैसे को लूटने का काम किया है, तो उनको तो सजा भुगतना पड़ेगा। इसमें कहां जो ऐसे गड़बड़ी है। नहीं, साजिश का आरोप लग रहा है कि नरेंद्र मोदी और नीतीश कुमार ने साजिश रची है। नहीं, इसमें मैं तो कहा कि इसमें उनका लगातार केवल जो ऐसे घिसा पिटा रहा है, पहले से ही जो ऐसे कि भाई साजिश रचा गया है। अब नीतीश कुमार जी ने नहीं कहा था, नरेंद्र मोदी जी ने उनको नहीं कहा था चारा घोटाला करने के लिए, उनसे पूछ करके उन्होंने किया था क्या कैसे। और न्यायालय अपने स्वतंत्र रूप से काम करती है। न्यायालय अगर दोषी उनको लगता है कि न्यायालय हमको फंसा रही है तो आप जाएं ऊपरी अदालत में। उसमें न्यायिक प्रक्रिया में नीतीश कुमार क्या करेंगे और नरेंद्र मोदी क्या करेंगे, उनका जो ऐसे जब बिल्कुल ये सवाल उठता है आस्तिक जी। ये सरकार सुन लिया जाए, जब उनकी सरकार थी, उनके बनाए प्रधानमंत्री थे देवगौड़ा और गुजराल, उस समय उनको सीबीआई के द्वारा जांच का सामना करना पड़ा था। उस समय उनको गिरफ्तारी हुआ था, यूपीए की सरकार थी जिसका समर्थन कर रहे थे, उस समय उनको गिरफ्तारी की गई थी। सारे मुकदमे उसी समय के हैं, कोई नरेंद्र मोदी ने मुकदमा नहीं किया है, कोई नीतीश कुमार के समय में मुकदमा नहीं हुआ है। सारे मुकदमे जब लालू यादव खुद स्वयं अपने पद पर थे, मुख्यमंत्री थे और केंद्र के अंदर में उनकी बनाई हुई सरकार थी, उनके प्रधानमंत्री थे, उस समय ये सारे मुकदमे हैं। तो इसमें जो ऐसे किसी का कहां तो कोई दोष है। आस्तिक जी, जिस तरीके से आते हैं, जब भी इस तरीके से कोर्ट की तरफ से जो भी फैसला सुनाया जा रहा है, तो फैसले को स्वीकार करने की बजाय आरजेडी लगातार जो है वो सवाल खड़े कर देती है, जात से बांधने की कोशिश कर दी जाती है। एक बार फिर से जब इस मामले में आज जगन्नाथ मिश्र को बरी किया गया है और लालू यादव को दोषी करार दिया गया है, तब आपने एक बार फिर से सवाल खड़े कर दिए न्याय व्यवस्था पर। जब इससे पिछले मामले में दोषी करार दिया गया था लालू यादव को भी और जगन्नाथ मिश्र को भी, उस वक्त आपने कुछ नहीं कहा, आखिर क्यों? देखिए, न्यायालय के फैसले पर कोई सवाल नहीं खड़ा कर सकता है। यह बात हम लोग भी कह रहे हैं कि न्यायालय के फैसले पर हम सवाल रघुवंश बाबू जिस तरीके से बोलते हैं, मेरी बात सुनिए, लेकिन न्यायालय के फैसले के खिलाफ हम अपील में तो जा सकते हैं। हाँ, तो अपील में जाए, लेकिन मीडिया में इस तरीके के बयान नहीं मिला है तो हम ऊपरी अदालत में जाने का अधिकार वह भी छीन लिया जाएगा क्या? नहीं, ऊपरी अदालत में जाएं, लेकिन निचली अदालत ने जो फैसला दिया है उस पर सवाल क्यों खड़े कर रहे हैं, उसको जात से क्यों बांध रहे हैं? आप ऐसी बात करते हैं, निचली अदालत के जो फैसले हमारे खिलाफ होते हैं उस पर सभी की टिप्पणी आ जाती है, लेकिन जब निचली अदालत ने भी कुछ फैसले लिए हैं उन पर फिर भाजपा के जो लोग अभी बोल रहे हैं उनका टिप्पणी उस समय क्यों आ जाता है कि ऐसा कैसे हो रहा है? अभी जब बिहार के चीफ सेक्रेटरी को 28 तारीख को सम्मन जारी किया गया है, तो क्यों नहीं ये लोग भी मान रहे हैं कि नहीं न्यायालय का काम है, न्यायालय काम अपना कर रहा है, कानून अपना काम कर रहा है? तो ये तो जेडीयू के नेताओं ने कहा है कि हाँ न्यायालय अपना काम करेगा, ये तो जेडीयू के नेताओं ने साफ कहा है। हमारे चैनल में डिबेट में जेडीयू के नेता ने यह साफ कहा है कि जो न्यायपालिका है वो अपना काम करेगी। अगर अंजनी झा अगर दोषी हैं
तो उन्हें सजा का ऐलान होगा, उन्हें भी सजा मिलेगी अगर वो दोषी हैं तो। उन्हें सम्मन जारी किया है तो फिर बिहार सरकार को उन्हें मुक्त करना चाहिए कि नहीं? तो अभी तो सम्मन जारी हुआ है, उस पे सुनवाई होगी, अगर वो दोषी करार होते हैं तो उन्हें हटाया जाना चाहिए, लेकिन अभी सम्मन पे कर देना चाहिए ना, न्यायालय का सम्मान करना चाहिए। न्यायालय के जो फैसला आया है, जो सम्मन जारी किया है, उसका सम्मान बिहार सरकार को करनी चाहिए ना। तो लालू यादव क्या अपना अध्यक्ष पद छोड़ देंगे आज दोषी करार हो गए? अध्यक्ष पद छोड़ने के लिए ऐसा कोई प्रावधान है? नहीं, अभी तो, जब तक नहीं, जो न्यायालय का सम्मान है, न्यायालय का सम्मान है, तो न्यायालय का सम्मान करते हुए अध्यक्ष पद तेजस्वी यादव या और किसी नेता को सौंप देंगे। जब है तो आज न्यायिक प्रक्रिया में है तो चुनाव तो नहीं लड़ने से वंचित कर दिया गया है। लेकिन उसी तरह से जब मुख्य सचिव पर यह आरोप लगा तो मुख्य सचिव को तो स्वतः नैतिकता के आधार पर पद छोड़ देना चाहिए। उनका सेवानिवृत्ति भी हो चुकी है, फिर एक्सटेंशन उनको विधायक सरकार क्यों दिया? तो सवाल उठना खड़ा हो रहा है। प्रेम रंजन जी, क्यों एक्सटेंशन दिया जाता रहा? जी, ये हमारा सवाल यही है कि प्रेम रंजन जी से इसका जवाब भी ले ही लेते हैं। प्रेम रंजन जी, एक्सटेंशन जो है से ये नियम के तहत हुआ है, ये तो नियम है। कोई भी पदाधिकारी का जो है सरकार की इच्छा के अनुसार जो है एक्सटेंशन दिया जाता है। लेकिन जहां तक दोषी की बात करते हैं कि उनके ऊपर जो आरोप लगे हैं वो अभी सीबीआई ने किया है। इतने दिनों से सीबीआई की जांच चल रही है, इतने दिनों कोर्ट से जांच चल रही है, उसमें कहीं जो है उनका कहीं भी कोई नाम भी नहीं आया है। अभी उसने जो ऐसे किया है तो न्यायिक प्रक्रिया है, न्यायिक प्रक्रिया है। अगर जांच में वो दोषी पाए जाएंगे, अगर लगता है कि उसमें, तो जरूर जो है उनके ऊपर कार्रवाई होगा। कोई भी पदाधिकारी हो, कोई भी बड़ा व्यक्ति हो, जो भी जो ऐसे दोषी पाए जाएंगे उनको कोई बख्शा नहीं जाएगा, ना सरकार भी बचाने की कोशिश करेगी। लेकिन अब एक और चीज प्रेम रंजन जी, आपसे जरा सा ये चीज समझना चाहेंगे, क्योंकि 2019 जो है वो अब धीरे धीरे नजदीक आ रहा है। अगर हम बिहार के परिदृश्य में देखें, 3 सीटों पर उपचुनाव हुए। हालांकि आप ये जरूर कहेंगे कि 2 सीट तो उनके पास थे तो 2 सीट उनके पास चले गए और 1 सीट मेरे पास थे, वो सीट आपके पास आ गई। लेकिन जिस तरीके से हार मिली है नीतीश कुमार और आपकी पार्टी के गठबंधन को, तो ये कहीं ना कहीं आपके लिए अलार्मिंग सिचुएशन तो है कि लालू यादव जेल में थे, बावजूद इसके तेजस्वी यादव ने कमान संभाली और स्थिति जो है बीजेपी की वो खराब हुई। इसमें तेजस्वी यादव को कौन सा श्रेय जाता है चुनाव जीतने में? जो है कि तेजस्वी यादव ने, अरे वो सिंपैथी का था। तो तीनों सीटों पर जो वहां के सांसद या विधायक थे उनके मृत्यु के बाद वह चुनाव हुआ था और उनके परिवार के लोग ही लड़ रहे थे हर सीटों पर, और वो सिंपैथी था। उस सिंपैथी के आधार पर चुनाव हुआ, उसका लाभ कैसे मिला है? उसमें तेजस्वी को कौन जैसे उन्होंने जैसे काम किया है। और सबसे बड़ी बात है कि 8 विधानसभा, अगर देखेंगे अररिया के 6 लोग विधानसभा और जहानाबाद भभुआ मिला के 8 विधानसभा के चुनाव हुए हैं, उसमें से 5 विधानसभा पर एनडीए की जीत हुई है। तो कौन सी बड़ी जीत हुई है उनकी? जो है ये पूछ लीजिए। आने तो फिर फूलपुर और गोरखपुर में क्या हो गया था? नहीं, ठीक है, वहाँ 2 ध्रुव के व्यक्ति, 2 ध्रुव की जो है लोग, 2 विचारधारा के जो एक दूसरे के जानी दुश्मन थे, उनके मिलन के कारण जो है वो हुआ है। बड़ी वोट हमारे गोरखपुर में और फूलपुर में कहीं हमारे वोटों में कमी नहीं आई है। पिछली बार जितने वोट आए थे उसमें कमी नहीं आई है, लेकिन जो हमारे विपरीत वोट थे वो उन वोटों का मिलन एक साथ हो गया, जिसके कारण वो हुआ है। उस पर हम लोग तो यही मिलन तो आपके लिए परेशानी हो सकती है, यही मिलन तो आपके लिए परेशानी हो सकती है, और लालू यादव जेल में बैठे बैठे ये मिलन करवाने में सक्षम हैं, ये चीज भी आपको मानना होगा। नहीं, ये संभव नहीं आने वाला। अभी तत्काल जिस प्रकार से राज्यों के अंदर में चुनाव हो रहे थे, उन राज्यों में लगातार जैसे भारतीय जनता पार्टी की जीत हो रही थी। नॉर्थ ईस्ट, जहां आप कह सकते हैं कि कभी सोचा भी नहीं गया था कि भारतीय जनता पार्टी की जीत होगी। त्रिपुरा में पिछली बार 1.5% वोट आए थे भारतीय जनता पार्टी को, इस बार बहुमत के साथ सरकार बनाने का काम किया है। तो सारे जिनका जनाधार समाप्त हो गया है, जो पार्टियां सिमटता जा रहा है, सिमटता जा रहा है, उन लोगों को अपने अस्तित्व बचाने के लिए जो ऐसे मिलना हुआ है। तो ये मिलन जो है बहुत दिनों तक नहीं चलेगा। ये कोई विचार का मिलन नहीं है। ये मिलन केवल आप कहें कि जब जंगल में आग लगता है तो सारे जो है
जानवर एक हो जाते हैं, बाघ भी और बकरी भी एक साथ हो जाते हैं अपने अपने जान बचाने के लिए, तो केवल जान बचाने के लिए अभी तत्कालिक जो ऐसे मिलन हुआ है ये लंबे समय तक नहीं चलेगा। नेतृत्व के सवाल पर आप देखिए कि कांग्रेस वहां अलग चुनाव लड़ी है, क्या राहुल गांधी किसी दूसरे का नेतृत्व स्वीकार करने को तैयार होगा? और राहुल गांधी के नेतृत्व में कई पार्टियां हैं जो उनका नेतृत्व नहीं स्वीकार करेगा। तो ये आने तो दीजिए समय, जो ऐसे पता चल जाएगा ये मिलन का जो ऐसे कितने दिनों तक रहता है। आस्तिक जी, जिस तरीके से लालू यादव अभी जेल में हैं और अब चुनाव को लेकर के सरगर्मी जो है वो तेज हो गई है। कांग्रेस ने भी एक तरीके से कहें महाधिवेशन जो दिल्ली में हुआ उसके बाद कांग्रेस ने भी 2019 के लिए ताल ठोक दी है, लेकिन आरजेडी जो है वो तो पीछे दिख रही है इस वक्त 2019 के ताल ठोकने में, क्योंकि लालू यादव के बिना, क्योंकि लालू यादव जो चेहरा हैं वो अपने आप में बहुत मायने रखते हैं आरजेडी के लिए और महागठबंधन के लिए। तो बिना लालू यादव के महागठबंधन कहां है बिहार में? अभिषेक जी, आप भूल रहे हैं, लालू जी उड़ते चिड़े को पहचानते हैं और 6 महीना पहले, जेल जाने के 6 महीना पहले उन्हें आभास हो गया था कि नरेंद्र मोदी जी का अगला शिकार हम ही होंगे, लालू फैमिली होगा। और उन्होंने गांधी मैदान में बिहार की जनता, देश की जनता को बुलाकर यह मैसेज दे दिया था कि अब लालू यादव हो सकता है कि आगे जेल में रहे, लड़ाई आपको लड़नी है, लंबी लड़ाई लड़नी है। 2019 का लड़ाई उन्होंने लड़ने का मूल मंत्र बिहार की जनता के कानों में दे दिया, गरीब जनता के कानों में दे दिया, और बिहार का हर एक गरीब जनता अपने आप को लालू यादव से कम नहीं महसूस करता है। इसलिए 2019 का जो चुनाव की रंग क्षेत्र की शंखनाद है वो हम लोग की गांधी मैदान की रैली में लालू जी ने ही कर दिया है। अब लालू जी जेल में है चाहे बाहर है, कोई फर्क नहीं पड़ता। तो जो 27 अगस्त की रैली थी आपने यानी कि चुनावी शंखनाद वहीं से कर दिया? जी बिल्कुल बिल्कुल, तेज प्रताप जी ने शंख बजाया था और वह शंख मोदी जी पर भारी पड़ेगा, भाजपा पर भारी पड़ेगा, देख लीजिएगा। लेकिन जो हालात हैं उसमें तो नहीं दिख रहे हैं, क्योंकि लालू यादव जो हैं वो एक मास लीडर हैं और अगर हम बात करें उस कद का नेता दूसरा आरजेडी में कोई फिलहाल नहीं दिख रहा है जिस तरीके के मास लीडर हैं। आज उत्तर प्रदेश में अखिलेश जी और मायावती का जो मिलन हुआ, एकता हुआ, उसका सूत्रधार कौन है? बिहार के लालू प्रसाद जी ने ही न्योता दिया था और राज्यसभा भेजना चाहती थी मायावती को और उन्होंने न्योता को कबूल नहीं किया, लेकिन विनम्रता के साथ कहा कि जब तक नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री है हम संसद दोबारा नहीं जाएंगे। लालू प्रसाद यादव जी नरेंद्र मोदी के खिलाफ जो धर्म युद्ध है उसके केंद्र बिंदु रहेंगे हमेशा। प्रेम रंजन जी, अगर केंद्र बिंदु लालू यादव रहते हैं तो बीजेपी के लिए मुश्किलें रहती हैं, ये इतिहास रहा है। अगर एक बार फिर से लालू यादव केंद्र बिंदु रहे जेल में बैठने के बावजूद, तो फिर 2019 में आपके लिए बहुत परेशानी हो सकती है, जो अगर तमाम ये छोटी पार्टियां एकजुट हो जाती हैं तो। कोई परेशानी नहीं है। सबसे बड़ी बात है कि ये कई ऐसे अवसर आए हैं जो पार्टियां जो है मिलना और बिखरना बहुत दिनों तक नहीं चलता है और ये पहले अभी मिलने से पहले ही बिखराव नजर आ रहा है, तो ये संभव नहीं है। और अगर मिल भी जाएंगे तो जनता इनको कहीं से कोई समर्थन नहीं देने वाली है, जनता मिलने नहीं देगी, इसलिए कि इनके मिलने से जो है क्या होगा, ये अवसरवादी है, इनको कोई मतलब नहीं है, इनको केवल अपनी राजनीति का जो ऐसे रहता है, राजनीति कैसे हम ठीक ठाक कर सके, अपने सत्ता को कैसे जो ऐसे हासिल कर सके, इसके लिए बाकी देश की और आम जनता की कोई चिंता नहीं है, उसके लिए जो ऐसे इनका मिलन नहीं होगा। इसलिए ये कहीं से सक्सेस नहीं होंगे और कोई चुनौती नहीं होगा लालू यादव जेल में रह करके घोटालों के माध्यम से अवैध तरीके से संपत्ति कमाने का पूरा परिवार जिसका दागी हो गया हो, उसके ऊपर कोई विश्वास ही नहीं कर सकता है। न बिहार की जनता करेगी, न अन्य पार्टी के लोग भी करेंगे। जो छोटी छोटी पार्टियां हैं, अपने अस्तित्व की लड़ाई लड़ने वाला भी, वो भी लगेगा कि लालू यादव के नेतृत्व में जाएंगे तो हमारा अस्तित्व मिट जाएगा, हम अपने अस्तित्व को स्वतंत्र तरीके से ही हम बना सकते हैं। इसलिए यह मिलन संभव नहीं है। चलिए, देखना अहम होगा कि यह मिलन संभव है या नहीं, ये वक्त बताएगा। बहुत बहुत शुक्रिया प्रेम रंजन जी। आसिक जी, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। राजेश राठौड़ जी का भी बहुत बहुत शुक्रिया। कौशलेंद्र जी, आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद और मोइजुद्दीन, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया।
तो लालू यादव को दोषी करार दिया गया है। दुमका ट्रेजरी से अवैध निकासी का मामला था, उसमें तो 6 में से 4 में दोषी करार दिए गए हैं। 21 से 23 मार्च तक सजा का ऐलान हो सकता है। कार्यक्रम में इतना ही। देखते रहे न्यूज इंडिया। नमस्कार। आप हमारे चैनल को YouTube पर सब्सक्राइब कर सकते हैं न्यूज इंडिया निम्स पर। इसके अलावा आप ट्विटर पर भी हमें न्यूज इंडिया 17 पर फॉलो कर सकते हैं। फेसबुक पर आप newsindia.nimsuni पर हमें लाइक कर सकते हैं।